हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है अपना चैप्टर 11 नंबर का चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार नाम से चैप्टर है। परंतु ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ तो ये बता दूं कि ये जो अपन ने कॉस्ट वाला चैप्टर और रेवेन्यू वाला चैप्टर, आगम और लागत वाले चैप्टर है ना, आगम और लागत वाले चैप्टर ये समझने ज़रूरी हैं मार्केट को समझने के लिए। ठीक है। सो इससे पहले तो अपन ये समझ लें कि बाज़ार होता क्या है। बाज़ार होता क्या है? तो बाज़ार क्या है? अपन नॉर्मली बाज़ार का मतलब किसी स्थान विशेष से लगाते हैं। जैसे सीकर में बात करें तो अपने जाटिया बाज़ार है या फिर तबेला मार्केट है या फिर इनको ही अपन बाज़ारी कैटेगरी में मानते हैं, है ना। मतलब जैसे अपने अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या है कि अपनी स्कूल है वो भी बाज़ारी कैटेगरी में आती है। बाज़ार का मतलब क्या होता है कि वह संपूर्ण इकोनॉमिक्स की जो है ना, उसकी इकोनॉमिक्स में क्या है कि वह संपूर्ण क्षेत्र जहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। जहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य खरीदने और बेचने का काम होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो प्रत्यक्ष का तो मतलब हो गया कि अपन जो उत्पादक या विक्रेता है उसके सामने फेस टू फेस जा कर के वस्तु या सेवा खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ भी अपन जो काम करते हैं। एक तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? आजकल चल रहा है, आपको पता है, ऑनलाइन वाला काम, ऑनलाइन सेल चल रहे हैं ना, ऑनलाइन बिक्री चल रही है, अपन ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष, है ना, क्रय विक्रय। ये है अप्रत्यक्ष क्रय विक्रय। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं हुआ मार्केट का, मतलब इवन अपना घर भी उस कैटेगरी में आ गया, क्योंकि अपन घर बैठे भी लेन देन करते हैं ऑनलाइन, तो है ना। इसलिए बाज़ार का मतलब ये हो गया कि वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रेता और विक्रेता संपर्क में रहते हैं। अब क्रेता और विक्रेता किस लिए संपर्क में रहते हैं? क्योंकि उनके तो एक काम है वस्तु या सेवा को खरीदना या बेचना। बाज़ार में क्या है? अब बाज़ार के लिए इन चीज़ों से आप एक बात तो ये समझिए कि बाज़ार के लिए होना क्या ज़रूरी है। तो बाज़ार में एक तो क्रेता और विक्रेता का होना ज़रूरी है, ठीक है। एक क्रय विक्रय के लिए कोई वस्तु या सेवा होनी ज़रूरी है, ठीक है। एक मूल्य नीति, मूल्य नीति का मतलब क्या हुआ? कीमत नीति है, वो होनी ज़रूरी है। कीमत नीति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की ये नहीं कि भाई उत्पादक है वो मुँह मांगी कीमत मांग ले, कहता है वो अपने हिसाब से कीमत दे रही, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। कीमत नीति की एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से कीमतें तय होनी चाहिए। और इसके अलावा बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का होना भी आवश्यक है। ये एक बाज़ार के प्रमुख अंग हैं चार: क्रेता विक्रेता, वस्तु या सेवा, मूल्य नीति और प्रतिस्पर्धा। ये अंग ये मिल करके बाज़ार बनाते हैं, ठीक है। अब बाज़ार को जो अपन अध्ययन करते हैं तो वो बाज़ार अलग अलग कैटेगरी का होता है। बाज़ार का जो वर्गीकरण कर रखा है वो अनेक आधारों पर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बाज़ार का जो वर्गीकरण है वो कर रखा है क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर मैंने नाम लिख रखे हैं, जो मैं आपको बाकी सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें एक तो आता है स्थानीय बाज़ार, लोकल मार्केट, जहाँ पर किसी स्थान विशेष के लोग खरीदने बेचने का काम करते हैं। अब सीकर में क्या है कि अपने जैसे जाटिया बाज़ार में सब्जियाँ बिकती हैं, सब्जियों का भी मार्केट है। तो वहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए कहाँ के लोग आते हैं? आप इस चीज़ को नोटिस करो। वहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए कोई आसपास के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उदयपुर से चल कर आया सीकर में सब्जियाँ खरीदने के लिए, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये मार्केट कौन सा हो गया? स्थानीय बाज़ार हो गया। जो किसी स्थान विशेष पर, मतलब विशेष के जो लोग हैं खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो वो बाज़ार क्या हो गया? स्थानीय बाज़ार। दूसरा है प्रादेशिक बाज़ार, जिसका
कोई ऐसी वस्तु जिसका लेन देन एक प्रांत विशेष में, प्रांतीय बाजार भी बोलते हैं इसको, एक प्रांत विशेष में, एक प्रदेश विशेष में होता हो, जैसे अपने जोधपुरी साफा और शेरवानी है। अब इसकी बात करते हैं तो ये केवल जोधपुर में नहीं, ये अपने ऑल ऑफ राजस्थान में इसका यूज होता है, इसकी डिमांड होती है, इसका खरीदना बेचने का काम होता है। तो इसका मार्केट पूरे राजस्थान में होने की वजह से इसका बाज़ार है वो प्रादेशिक बाजार कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसी वस्तु जिसका एक लेन देन एक प्रांत विशेष में होता है उसका बाज़ार कहलाता है प्रादेशिक या प्रांतीय बाज़ार। ठीक है ना। अब ध्यान रहे कि जोधपुर साफा शेरवानी का इसलिए बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ इसका जो यूज़ है वो अपने राजस्थान में होता है। बाकी अपन ये नहीं इसके जो मार्केट को राष्ट्रीय बाज़ार नहीं बोल सकते, क्योंकि साउथ वाले हैं वो मतलब बहुत कम या न के बराबर जो शेरवानी वगैरह है वो बहुत कम मतलब नहीं पहनते हैं वो साफा वगैरह। ठीक है। राष्ट्रीय बाज़ार एक ऐसी कोई भी वस्तु जिसका लेन देन संपूर्ण देश में होता हो, एक राष्ट्र विशेष में होता हो, उसका मार्केट क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय बाज़ार कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आगरे के पेठे, ये तो सब जानते हो, सभी खाए हुए भी होंगे। तो ये नाम तो है आगरे के पेठे, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ वहाँ की चीज़ है जो फेमस है, आगरे से मतलब बनी हुई होगी। और परंतु इसका जो लेन देन है वो संपूर्ण इंडिया में, संपूर्ण भारत में होता है, इसलिए इसका जो बाज़ार है वो राष्ट्रीय बाज़ार में आएगा। अपने यहाँ पर देख लो बीकानेरी भुजिया है या बीकानेरी रसगुल्ले हैं, तो ये एक पर्टिकुलर विशेष है जो केवल बीकानेर या राजस्थान में नहीं, ऑल ऑफ इंडिया में लेन देन होता है। तो इनका बाज़ार क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय बाज़ार। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ऐसी वस्तु जिसका लेन देन विभिन्न देशों के मध्य होता है उसका बाज़ार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं होते क्या, कच्चे तेल वगैरह, इनका मार्केट अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जिन चीज़ों को अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, आयात निर्यात, उनका मार्केट क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। तो ये तो क्या है कि क्षेत्र के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण है। अब क्षेत्र के आधार पर बाद में अपन दूसरा जो आधार है बाज़ार के वर्गीकरण का वो है वस्तुओं के आधार पर। जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसके आधार पर बाज़ार को कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। अब वस्तुओं की मतलब कितनी वस्तुएं मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग, कैसी वस्तुएं मिलती हैं उसके हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है सामान्य बाज़ार। सामान्य बाज़ार वो होता है जिसमें सामान्य प्रयोग की सभी वस्तुओं का लेन देन होता है। जैसे अपन बोलेंगे अपने जाटिया बाज़ार, तो जाटिया बाज़ार में क्या मिलता है भाई? जाटिया बाज़ार में यहाँ पर आसपास कपड़ा भी मिल जाएगा, चावल चीनी वगैरह जो दैनिक जीवन की यूज की चीज़ें हैं वो सब मिल जाती हैं। तो इस टाइप का जो बाज़ार क्या कहलाएगा? सामान्य बाज़ार कहलाएगा, जहाँ पर सामान्य प्रयोग की सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वो बाज़ार सामान्य बाज़ार। ठीक है। विशिष्ट बाज़ार, विशिष्ट मतलब विशेष बाज़ार, जहाँ किसी वस्तु विशेष का, किसी एक वस्तु का लेन देन, किसी मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो चीज़ फेमस, मतलब जो बाज़ार फेमस होता है उसको अपन बोलते हैं विशिष्ट बाज़ार। फॉर एग्जांपल जैसे अपने सीकर में तबेला मार्केट है, तो तबेला में जो आदमी जाएगा वो चावल खरीदने तो जाएगा नहीं, है ना? आपको सबको पता है तबेला किस लिए, मतलब वहाँ पर मोस्ट ऑफ किस चीज़ का लेन देन होता है? कपड़ों का। इसका कपड़ों का, तो वो विशिष्ट बाज़ार हो गया। सब्जी मंडी, सब्जी मंडी वहाँ पर कोई केरोसिन लेने तो कोई जाएगा नहीं, सब्जियाँ लेने के जरिए जाएगा, तो वो हो गया, ठीक है, विशिष्ट बाज़ार, है ना? सराफा बाज़ार, आपको पता होगा सीकर में अपना सराफा बाज़ार कौन सा है? सुभाष चौक के आसपास चिरंजी पनवाड़ी गली, ये सराफा मार्केट है सीकर का। तो वहाँ पर मोस्टली जो धातु है ना, सोना चांदी वगैरह, इनका काम होता है। तो ये भी क्या हो गया? विशिष्ट बाज़ार आ गया। ठीक है। एक है नमूना बिक्री बाज़ार, ऐसा बाज़ार जिसमें प्रोडक्शन पूरा नहीं दिखाते हैं बल्कि सैंपल दिखाते हैं, सैंपल के थ्रू माल बेचा जाता है, उसको अपन बोलते हैं नमूना बिक्री बाज़ार। सैंपल जानते होंगे आप, जैसे गेहूँ खरीदने जाते हो तो गेहूँ खरीदने आपको पूरी बोरी खोल कर नहीं दिखाएंगे बल्कि उसमें सैंपल लेकर दिखाएंगे। ठीक है। एक है श्रेणी बाज़ार, कई कई वस्तुओं के मार्केट है शायद जो उनकी ग्रेड के आधार पर, आपने ये IS और ये नाम सुने होंगे एक तरीके से, ग्रेड प्रोडक्शन की, जो ग्रेड के आधार पर, श्रेणी के आधार, ग्रेड का मतलब श्रेणी, श्रेणी के आधार पर उनकी प्रोडक्शन की
सेल होती है, तो उनका मार्केट क्या कहलाएगा, श्रेणी के आधार पर बाजार कहलाएगा। तो ये वस्तुओं के आधार पर हो गए। अब जो माल बेचते हैं उस बिक्री के आधार पर बाजार है, उसके कौन कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट है, खुदरा बाजार और थोक बाजार। सबने नाम सुन रखा है थोक बाजार और खुदरा बाजार का, जानते भी होंगे दोनों का मतलब, थोक बाजार और खुदरा बाजार। तो खुदरा बाजार वो होता है जिसमें वस्तुओं का छोटी छोटी मात्रा में विक्रय किया जाता है ना। जैसे अपन लोग खरीदते ना चावल चीनी वगैरह, तो अपन कोई कट्टे के बोरी की बोरी तो खरीदते नहीं है, अपन तो 2 किलो 5 किलो के हिसाब से खरीदते हैं अपना। तो ये जो मार्केट है वो खुदरा बाजार है। और ये खुदरा बाजार के विक्रेता जहाँ से माल खरीदते हैं, तो अगर सीकर लोकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में ये आएगा। एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो कि अपने SK हॉस्पिटल के आसपास या कहीं पर भी जो मेडिकल स्टोर है वो क्या है, खुदरा बाजार में आएंगे। एक सीकर में लक्ष्मी मार्केट नाम से है जिसमें मेडिकल एजेंसियां हैं, दवाइयाँ वाली एजेंसियां हैं। तो वो क्या है कि दवाइयाँ अपने को नहीं देते हैं, वो मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ पहुँचाते हैं। उनका मार्केट ये क्या हो गया, थोक बाजार हो गया। मतलब खुदरा बाजार वाले विक्रेता जहाँ से माल खरीदते हैं, ये बाजार में बैठने वाले जो अपन जिनसे माल खरीद रहे हैं ना अपन, वो लोग कहाँ से माल खरीदते हैं, वो बाजार क्या कहलाएगा, थोक बाजार कहलाएगा। डेफिनेशन देखो, वह बाजार जिसमें सामान्य उपयोगी की वस्तुओं का सीमित मात्रा में क्रय विक्रय होता है, इस बाजार में कीमतें सामान्यतः थोक बाजार से अधिक होती हैं। खुदरा बाजार की कीमतें हैं वो थोक बाजार से ऊंची होती हैं। ठीक है। थोक बाजार क्या होता है, थोक बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में होता है। थोक बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में होता है। इस बाजार में कीमतें खुदरा बाजार से तो कम होती हैं। सामान्यतः थोक बाजार के जो क्रेता हैं वो खुदरा बाजार के विक्रेता होते हैं। मतलब थोक बाजार में माल खरीदने वाले कौन होते हैं, जो खुदरा बाजार में माल बेचते हैं। ये थोक बाजार खुदरा बाजार वाला ना वो थोड़ा सा इजी भी है, तो कोई क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो उसको आपको परेशानी भी नहीं होगी, तैयार कर लेना आराम से। एक जो वर्गीकरण कर रखा है इकोनॉमिक्स में, वो समय के आधार पर वर्गीकरण कर रखा है। समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटते हैं, अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। 4 भागों में अपन समय के आधार पर बांटते हैं, है ना। फर्क किस चीज़ का है हर बाजार में, फ़र्क है सप्लाई का। अब देखो मैंने आपको कहा कि मांग और पूर्ति वाले चैप्टर है वो उनका यूज आएगा यहाँ पर, इनमें भी पहले बोला था। सप्लाई का फ़र्क है, सप्लाई का क्या फ़र्क है कि अति अल्पकालीन, अब पहली बात तो समय अवधि का समझो। अति अल्पकाल का मतलब बहुत छोटी समय अवधि होती है। छोटी समय अवधि इतनी होती है बाजार की कि जैसे अपने कोई मेले खड़े नहीं होते हैं क्या, या मेले वेले भरते हैं, ये बाजार ही एक तरीके से, परंतु कितने समय के, 1-2 दिन के लिए रहते हैं। ये अति अल्पकालीन बाजार की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अति अल्पकालीन बाजार वो होता है जिसमें जो माल उपलब्ध है ना बेचने के लिए, उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं हो सकता, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता। अति अल्पकाल में जो माल है बस यही है, खरीदना तो खरीदो, न खरीदना मत खरीदो। तो अति अल्पकालीन बाजार जिसमें वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या हुआ, पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अति अल्पकालीन बाजार होता है। और ये बाजार वो शीघ्रनाशक वस्तु मतलब वो जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, उनका मार्केट इस कैटेगरी में आता है। इस बाजार में समयावधि बहुत कम होती है, इसके कम होने के कारण वस्तु की पूर्ति स्थिर मतलब पूर्णतः बेरोजगार होती है। इस बाजार में कीमत पर मांग प्रभावित होती है। क्यों? अगर डिमांड ज़्यादा है तो भाव ऊंचे होंगे और डिमांड कम है तो भाव भी कम होंगे। मतलब कीमत पर ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? डिमांड का। सामान्यतः शीघ्रनाशक वस्तुओं का बाजार इस श्रेणी में आता है, जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि। यहाँ डायग्राम बना रखा है मैंने, पूर्ति वाली रेखा है वो तो एकदम सीधी बना रखी है। सीधी का मतलब पूर्णतः बेरोजगार। डिमांड में चेंज होगा तो उसके हिसाब से कीमत घट बढ़ जाएगी। ये डिमांड कर्व है, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व ऊपर और घटेगी तो नीचे। अगर यहाँ पर संतुलन है, डिमांड कम हो गई, बक्कर नीचे आ गया, कीमत डाउन हो गई। ठीक है।
और अल्पकालीन बाजार, ऐसा अल्पकाल में क्या होता है, पूर्ति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। भाई अति अल्पकाल में तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता, और अल्पकाल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो ये सीमित अवधि का बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति में सीमित मात्रा में परिवर्तन होता है, मतलब पूर्ति की लोच कितनी हो गई, कम लोचदार। अल्पकालीन बाजार में कीमत निर्धारण पर मांग पक्ष की शक्ति अधिक प्रभावी होती है। अल्पकालीन बाजार उसमें भी ज़्यादा प्रभावी किस कीमत पर ज़्यादा प्रभाव किस करता है, मांग का। डिमांड के हिसाब से ही कीमतें तय होती हैं। अब इसमें क्या पूर्ति मतलब कम अधिक ढाल वाला वक्र बना दिया, कम लोचदार पूर्ति वक्र, उसमें तो एकदम खड़ी रेखा बना दी कि कोई चेंज नहीं हो सकता, इसमें मामूली चेंज हो सकता है, तो उसके लिए कम स्लोप वाला पूर्ति वक्र बना दिया, कम लोच वाला, है ना। और फिर है दीर्घकालीन बाजार। अब अपने क्या डायग्राम तो सिर्फ समझाने के लिए हैं ये, और बाकी डायग्राम का मोस्टली अपने इतना यूज नहीं होगा इसमें, और जगह पर तो यूज होगा, इसमें नहीं होगा। सो इन बाज़ारों को आप जो है ना वो थोड़ा ध्यान रख लें। जब समयावधि अधिक होती है तो वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। लंबी समयावधि होगी तो डिमांड के हिसाब से पूर्ति में चेंज हो सकता है, जिसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, जिसमें वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होती है। दीर्घकाल में कीमत निर्धारण पर कौन सा पक्ष प्रभावी रहेगा, पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी रहेगा। ठीक है। अचानक से जैसे प्याज की अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो प्याज की पूर्ति तो नहीं बढ़ सकती अचानक से, बट क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब अल्पकाल में कीमतों पर किसका प्रभाव रहा, मांग का। परंतु अगर लंबा समय दिया जाए तो अपन प्याज का उत्पादन कर सकते हैं, और उत्पादन करके पूर्ति ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए दीर्घकाल में कीमत पर किसका प्रभाव रहेगा, पूर्ति का प्रभाव रहेगा। अति दीर्घकालीन कौन सा बाजार होता है, जिसमें पूर्ति में जो चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। जब समयावधि इतनी अधिक हो कि मांग व पूर्ति में कोई भी परिवर्तन संभव होता है तो इसे अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। इस बाजार में वस्तु की मांग व पूर्ति में पूर्णतया परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अब ये तो थे बाजार के और कंसेप्ट। अपन इकोनॉमिक्स में जिस बाजार का अध्ययन करते हैं उस बाजार का वर्गीकरण कर रखा है प्रतियोगिता के आधार पर। और अपना हालांकि थोड़ा बहुत अपन इनके बारे में जो आगम वाला चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं, 3 भाग है ना, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर अब अपन थोड़ा सा इन बाज़ारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अपना पूर्ण प्रतियोगिता वाला मार्केट ही है, बाकी मार्केट अगले चैप्टर में होंगे। तो ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार होता क्या है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये बाज़ार काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब आपको वास्तव में ये बाज़ार देखने को नहीं मिलेगा, ये बाज़ार वास्तव में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अब कैसे अपन बोले स्वर्ग, स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग देखा किसने, अपन जहाँ पर अपने देखा तो है नहीं, तो अपनी नज़र में क्या हुआ, काल्पनिक ही है। वैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार है वो काल्पनिक है। अब स्वर्ग को सबसे बेस्ट मानते हैं, वैसे बाज़ार में सबसे जो बेस्ट होता है ना, जो आदर्श बाज़ार, वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें एक अच्छे बाज़ार की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं, इसलिए बाज़ार की आदर्शतम अवस्था होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। क्या होता है ये बाज़ार, ऐसा बाज़ार जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। अब बोले बहुत सी कितनी, कोई संख्या निश्चित नहीं है जी। जैसे अपने सर में कितने बाल हैं, आकाश में कितने तारे हैं, असंख्य है, बहुत ज़्यादा, जिनकी संख्या गिनती नहीं हो सके, उस टाइप से बाज़ार है। तो ऐसा मतलब बाज़ार जिसमें किसी एक, अच्छा ध्यान रहे अपन यहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, एक वस्तु की बात करें जिसका उत्पादन करने वाले फर्में बहुत सारी होती हैं। ठीक है। और सभी फर्में हैं वो एक जैसा माल बनाती है, मतलब माल में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। ठीक है। सो एकदम एक जैसा माल बनाती हैं, ये हो गया। और एक ही कीमत पर माल बेचती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कम कीमत ज़्यादा ले ले कोई कम ले ले, ऐसा सिस्टम भी नहीं होता है। समान कीमत पर माल विक्रय करती हैं सभी फर्में, ये विशेषता है इसकी। तो ऐसा बाज़ार जिसमें बहुत सी फर्में समरूप उत्पादन करती हैं और समान कीमत पर विक्रय करती हैं। फर्म किसे कहते हैं, उत्पादन करने वाली एक इकाई को।
और उद्योग किसे कहते हैं? एक जैसा उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को, ठीक है, उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता स्टार्ट कर रहे हैं अपन विशेषताओं सहित। आज क्या है, रक्षाबंधन की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है, दिन में टाइम नहीं मिल पाया था। सो मैं आज आपको इतना ही कंप्लीट छोड़ता हूँ, बाकी अपन कल देखते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिटेल से अपन कल पढ़ते हैं आज, ठीक है।